नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट डोज चैनल। हम लोग इस स्मार्ट डोज चैनल पे फार्मेसी का पूरा एक सिलेबस स्टार्ट किए हैं और शायद हम लोग कंप्लीट भी करेंगे इसको। जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से। तो मेरा नाम है रोहित कुमार, मैं एचएपी का टीचर हूँ। आप लोगों को ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ। कल लेक्चर नंबर 1 चला था, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जिसमें हम लोग बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे होम्योस्टेसिस, अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, स्कोप पढ़े थे, क्यों पढ़ना होता है, व्हाट इज एनाटॉमी, व्हाट इज फिजियोलॉजी, सब पढ़े थे। उसमें देखे थे कि दो टाइप से एनाटॉमी होता है। एक होता है बाहरी से देखना, जिसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी, और अंदर से देखना, जिसको कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी दो टाइप से होता है, एक होता है माइक्रो लॉजी और एक होता है ग्रॉस। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे हुए हैं, अगर नहीं देखे हुए हैं तो पहले वो जाके देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो माइक्रोलॉजी में हम लोग देखते थे कि जो अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि सेल, उसका स्टडी किया जाता है। उसी का एक ब्रांच हो जाता है क्या, साइटोलॉजी, जिसको कहा जाता है स्टडी ऑफ सेल। इधर लिख देते हैं स्टार में। साइटोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, ये इंपॉर्टेंट है। और ग्रॉस का मतलब होता है पूरा लेवल, जो टिश्यू लेवल है या फिर ऑर्गन लेवल है या फिर सिस्टम लेवल है, वहां पे स्टडी करना, उसको कहा जाता है ग्रॉस लेवल एनाटॉमी। तो लेकिन हम लोग आज ग्रॉस को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ साइटोलॉजी पढ़ेंगे। एक सेल होता क्या है, सेल दिखता कैसे है, कितने टाइप्स के सेल होते हैं, सेल्स के अंदर क्या होता है, वो जो अंदर है सेल्स के अंदर, उनको क्या कहा जाता है, और जितने भी चीज है वो कैसे फंक्शन करते हैं, क्या क्या काम है उसका, फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, और कैसे लाइफ चलाते हैं, एक वो देखेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं। हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में पहली बार एक सेल देखे थे, वो भी डेड सेल। डेड सेल देखे थे कॉर्क में। कॉर्क मतलब होता है प्लांट का छाल, मतलब बार्क, बाहर का हिस्सा डेड रहता है। उसी में उन्होंने क्या किया, अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया उन्होंने, और उस माइक्रोस्कोप से देखा कि बहुत सारे बॉक्स टाइप के, ऐसे मान के चलिए ये माइक्रोस्कोप हो गया उसका, उसमें क्या है, बहुत सारे बॉक्स टाइप के स्ट्रक्चर दिखे उनको, और उस बॉक्स टाइप के स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया सेल। तो यहां से आया पहली बार सेल। लेकिन ये तो डेड सेल देखे हुए हैं, तो लिविंग सेल किसने देखा, तो लिविंग सेल देखा एंटोनियो वॉन लीवेनहुक ने। उन्होंने देखा था एक लिविंग सेल, और उन्होंने बहुत सारे चीज भी बताए। और उसके बाद आए एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने एक बढ़िया सा डिस्कवरी किया। सेल को उन्होंने देखा ना, उन्होंने देखा कि सेल के बीच में जो है कुछ डार्क चीज है, कुछ डार्क स्पॉट है, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। डार्क स्पॉट है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। उन्होंने इस न्यूक्लियस का नाम न्यूक्लियस दिया, जाहिर सी बात है, पहली बार उन्होंने देखा था तो न्यूक्लियस उन्होंने नाम दिया है। और ये हो गया इतिहास का बात है। अब होता क्या है एक्चुअल में, सेल क्या होता है, किसने क्या बोला है, क्या ढूंढा है, वो तो हम लोग देख ही लिए। लेकिन सेल होता क्या है, करता क्या है, उसके अंदर क्या होते हैं, ये सब हम लोग को देखना है। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल से। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर कह सकते हैं सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसे एक घर बनने के लिए बहुत सारे चीज की जरूरत होता है, उसमें सीमेंट लगता है, रॉड लगता है, ईंट लगता है, पत्थर लगता है, बालू लगता है, रेत, है ना। वो सबसे बनता है क्या, एक घर। वैसे ही एक बॉडी ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सेल का जरूरत रहता है, और वही सेल सेल जुड़ के बनते हैं, टिश्यू 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 जुड़ के बनते हैं ऑर्गन। हम लोग ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला लेक्चर में देख लिया है। तो इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, उसका ईंट क्या है, उसका पत्थर क्या है, एक सेल ही है। एक सेल सेल बहुत सारे सेल जुड़ के ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको स्ट्रक्चर देता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और फंक्शनिंग कराता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा व्हाट इज सेल, एक नंबर में या फिर 2 नंबर में, तो लिख देना है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड यूनिट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है। सेल के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पहले का, और यू का मतलब होता है ट्रू, रियल, ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बनने से पहले, मतलब न्यूक्लियस बना नहीं था, न्यूक्लियस बनने से पहले जो सेल्स बने, जिन सेल्स में न्यूक्लियस बन नहीं पाया, उन लोग को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, एकदम बढ़िया सा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम लोग पढ़ेंगे बाद में, शायद से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है ना, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी बस बेसिक सा इंट्रोडक्शन रहेगा सेल के बारे में। तो जो ट्रू न्यूक्लियस जिसमें रहेगा, डबल मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस, उसको क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। इसके बहुत सारे डिफरेंस है जैसे कि प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल पहले देख लो, बैक्टीरिया या फिर आर्की इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एक्सेट्रा। एक प्रोटिस्टा भी रहता है, वो भी यूकैरियोटिक ही है। और हाँ, ये जो क्लासिफिकेशन है, आप लोग रेमेडियल बायोलॉजी में, जो जिनका रेमेडियल बायोलॉजी होगा, उसमें रेमेडियल बायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड में कि कोई भी लिविंग थिंग्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कौन सा किंगडम में रखा जाएगा, कौन सा फाइलम में रखा जाएगा, क्या हायरार्की रहता है, क्या टैक्सोनॉमी रहता है, उसका क्लासिफिकेशन उधर रेमेडियल में पढ़ लीजिएगा, बाकी का इधर पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक्स का सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल वॉल प्रोकैरियोटिक्स में भी रहता है और कुछ कुछ यूकैरियोटिक्स में भी रहता है, जैसे कि प्लांट्स में और फंगाई में, लेकिन एनिमल में नहीं रहता है। ठीक है। और प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल जो है एकदम कॉम्प्लेक्स केमिकल से बना हुआ रहता है, लेकिन इसमें एकदम सिंपल केमिकल से बना हुआ रहता है। और कौन सा केमिकल है वो हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। उसके बाद आते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोकैरियोटिक्स हैं, वो लोग का सेल मेम्ब्रेन फोल्डेड रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं मीजोजोम्स। फोल्डिंग्स आर प्रेजेंट। लेकिन इसमें फोल्डिंग्स नहीं रहता है, एकदम प्लेन रहता है, नो फोल्डिंग्स।
और उस फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? मीजोजोम्स। मीजोजोम्स जो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड में, जो कि हम लोग पढ़ेंगे बाद में। फिर सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है बात न्यूक्लियस का। अभी पहले ही बताया प्रिमिटिव होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, न्यूक्लियस नहीं रहता है। वो लोग में क्या रहता है? न्यूक्लियस की जगह पे न्यूक्लियोइड रहता है, एक फ्री फ्लोटिंग डीएनए, फ्री डीएनए, इनक्लोज्ड नहीं रहता है मेम्ब्रेन। लेकिन ये इनक्लोज्ड बाय सेल, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद आते हैं हम लोग राइबोसोम्स पे। राइबोसोम्स, इसमें स्मॉलर यूनिट रहता है जिसको कहा जाता है 70S स्मॉलर यूनिट, और इसमें रहता है लार्जर यूनिट जिसको कहते हैं 80S। अब ये 80 क्या होता है, S क्या होता है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। ये हो गया लार्जर यूनिट। एक लास्ट, ठीक है, इतना ही देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स हम लोग ने समझ लिया क्या होता है, उसके सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और राइबोसोम्स कैसे दिखते हैं, वो होते क्या है, क्यों उन लोगों को प्रोकैरियोटिक बोला गया, क्यों उन लोग को यूकैरियोटिक बोला गया, ये हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक सेल में क्या क्या प्रेजेंट रहता है उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी सब सेल ऑर्गेनल्स का बेसिक बेसिक, और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अगला लेक्चर में। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से रिवाइज करेंगे सब बढ़िया से। और हो सकता है हम लोग दूसरे कुछ सीरीज भी साथ में स्टार्ट करें, जैसे शॉर्ट्स का या फिर कोई भी रिवीजन का हो गया या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का हो गया। तो आप लोग भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप ये करिए चाहे वो करिए, ऐसे करके ये स्टार्ट करिए। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो है ये समझ में नहीं आ रहा है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग डाउट क्लासेस रन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग का रिस्पॉन्स के हिसाब से। तो सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ सेल हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। अब इसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो डायग्राम समझना पड़ेगा। एक डायग्राम, बायोलॉजी मतलब ही होता है डायग्राम। अगर एक नॉर्मल सा सेल है, हम लोग प्लांट सेल ही, एनिमल सेल ही लेके चलते हैं। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो जाएगा न्यूक्लियोलस, उसके अंदर बहुत सारे डीएनए क्रोमेटिन फाइबर्स, उसके बाजू में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाजू में गोल्गी एपरेटस, उसके बगल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बगल में बहुत सारे वैक्यूल्स, सेंट्रोजोम, ये छोटे छोटे डॉट्स क्या हो जाएंगे, राइबोसोम्स, जो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। लेकिन इसमें प्लास्टिड नहीं रहता है, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट। एक प्लांट सेल में सिर्फ रहता है क्लोरोप्लास्ट, और प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर भी रहता है बाहर का जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन रहता है। प्लांट सेल में क्या होता है कि वैक्यूल थोड़ा बड़ा रहता है, न्यूक्लियस बाजू में रहता है, लेकिन एनिमल सेल में क्या रहता है, न्यूक्लियस बीच में रहता है।
वैक्यूल बड़ा होने का भी कारण है, हम लोग देखेंगे जब वैक्यूल पढ़ेंगे उस टाइम पे देखेंगे कि वैक्यूल इसमें बड़ा क्यों होता है ना। ये हो जाएंगे क्या, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्यों होता है, ये भी बाद में हम लोग देख लेंगे। क्या सेल मेम्ब्रेन, इसका बाहर का पार्ट सेल वॉल, और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, ये याद रखना है। एक चीज एक्स्ट्रा क्या रहता है इसके में, सेल वॉल और कुछ कलर देने के लिए। प्लांट में तो बहुत सारे कलर होते हैं। प्लांट का लीफ ग्रीन कलर होता है, प्लांट का दूसरा पार्ट जैसे फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सब क्या दूसरे कलर में रहते हैं। ब्लू ग्रीन, ग्रीन तो नहीं, फ्रूट येलो रेड ऑरेंज ऐसे टाइप में रहता है। रेड स्ट्रॉबेरी रेड रहता है ना। तो आइए देखते हैं। पहला चीज सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में और हमारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है, हमारे एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल का काम रहता है टर्जिडिटी प्रोवाइड करना। प्रोवाइड टर्जिडिटी होता है क्या है, रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब ठोस एकदम। प्लांट देखे होंगे, टच किए होंगे, वुड कैसा रहता है, एकदम ठोस रहता है, हार्ड रहता है। लेकिन हम लोग का सॉफ्ट टिश्यू रहता है क्या, सॉफ्ट क्यों, क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है, इसीलिए सॉफ्ट रहता है। ठीक है। दूसरा सेल मेम्ब्रेन। हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी बस ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है दोनों में। इसका काम है ट्रांसपोर्ट कराना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनी थिंग सब्सटेंसेस। जो जो जरूरी है वही दिया जाता है और जो जरूरी नहीं है वो नहीं दिया जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें भी बहुत सारे फेनोमेनन है, प्रोसेसेस हैं जो चलते हैं। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, ये सब हम लोग एक्सपेरिमेंट मतलब करा तो नहीं सकते हैं, लेकिन लिखवा के एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसके बारे में ओवरव्यू दे के एक्सप्लेन करेंगे अगला लेक्चर में। फिर तीसरा होता है वैक्यूल्स या फिर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर्स रहते हैं। न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल, जैसे कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, सीपीयू होता है। वो क्या करता है, पूरा कंप्यूटर को प्रोसेस कराने के लिए कंट्रोल करता है, क्या करना है, कमांड क्या दिया गया, फिर उसका रिस्पॉन्स क्या देना है, वो डिसाइड करता है सीपीयू। वैसे ही न्यूक्लियस भी डिसाइड करता है कि सेल को कैसे रहना है, कब तक जीना है, कब तक मरना है, सब डिसाइडेड है। और वो डिसाइड करता है कौन, न्यूक्लियस, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन का नाम है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। फिर चौथा नंबर ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रफ वाले, इधर देखिए डॉट 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 वाले जो हैं वो सब क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो बिना डॉट वाले हैं वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो डॉट है क्या, एक्चुअल में वो है राइबोसोम्स। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स कोई अटैच हो जा रहा है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जिस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और दोनों का काम अलग अलग है, दोनों काम अलग अलग करते हैं। एक बनाता है प्रोटीन, एक बनाता है लिपिड, और वो दोनों प्रोटीन और लिपिड जाके फिर सेल मेम्ब्रेन बनाता है। ये भी हम लोग कल समझेंगे डिटेल में।
फिर छठा नंबर गोल्गी बॉडीज या फिर गोल्गी एपरेटस। इसका काम रहता है जो प्रोटीन बना हुआ है, जो चीजें न्यूट्रिएंट्स हैं सेल के अंदर, उसका पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का काम रहता है किसका, गोल्गी एपरेटस का। फिर आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स छोटे छोटे पैकेट रहते हैं जो निकलते हैं गोल्गी एपरेटस से ही, एक्चुअल में देखा जाए तो वेसाइकल्स के रूप में। वही वैक्यूल्स में फूड स्टोर होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर होते हैं, किसी किसी में एयर रहता है, हमारे लोटस प्लांट में या फिर वाटर हाइकैंथ में वो सब क्या है, फ्लोट करते हैं ना। फ्लोट कैसे करते हैं पानी के ऊपर, क्योंकि उसके वैक्यूल्स में एयर प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे देखो ये वाला वैक्यूल प्लांट का है और ये वाला वैक्यूल एनिमल का है। प्लांट में क्या है, एक ही वैक्यूल है, बड़ा सा वैक्यूल है, लेकिन एनिमल में बहुत सारे वैक्यूल है छोटे छोटे और अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। यह डिफरेंस होता है। और नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। एकदम बहुत फेमस मीम है, कहीं भी साइंस मतलब जो कॉमर्स लिए हुए हैं, जो आर्ट्स लिए हुए हैं, वो लोग के दिमाग में बस यही रहता है कि साइंस वाले एक ही चीज पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और उन लोग को दिमाग में आता ही नहीं है दूसरा चीज। तो वो लोग को लगता है कि साइंस मतलब क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जहां न तहां वो लोग मीम बनाते रहते हैं। और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। या फिर हाँ क्लोरोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट, दो चीज रहते हैं। प्लास्टिड जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्लास्टिड। तो ये इसका काम है, क्लोरोप्लास्ट का काम है ग्रीन कलर देना, क्रोमोप्लास्ट का काम है दूसरे कलर देना। और ये सब प्रेजेंट क्या चीज में रहते हैं, ये सब के सब प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है एक लिक्विड फ्लूइड, एकदम जेली टाइप का चिपचिपा। उस फ्लूइड के अंदर ये सब सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, और वही साइटोप्लाज्म ही सबको होल्ड करके रखता है। नहीं तो मालूम चला कि सेल ऑर्गेनल्स ऐसे ही हैं, बाद में जाके पूरा जमा हो गया इधर नीचे, तो इधर खाली जगह हो जाएगा अगर साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो। इसीलिए क्या होता है, साइटोप्लाज्म रहता है चारों तरफ फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर सेल ऑर्गेनल्स, इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे एक स्टार वाला टाइप से दिख रहा है, इसको कहते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में रहता है। सेंट्रोजोम का काम है सेल डिवीजन कराना, सेंट्रियोल्स भी कहते हैं। बाद में जाके डिवाइड हो जाता है और दोनों पोल में जाके सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर बना के वो क्रोमोजोम्स पे अटैच करा देते हैं, क्रोमोजोम्स के सेंट्रोमेयर पे अटैच करा देते हैं। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ये एक ओवरव्यू था, सेल क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सेल क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, यही सब हम लोग पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं आज के लेक्चर में। कल के लेक्चर में इस सब के बारे में पूरा डिटेल के डायग्राम बना के डिटेल में उन लोग का मैकेनिज्म, फंक्शनिंग, सब चीज देखेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को बढ़िया लग रहा होगा हम लोग का सीरीज। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा रिस्पॉन्स दिखाइए, मेहनत का फल दिखाइए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।